अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और मैं आपसे आज CSS 2023 के इंग्लिश एसे पेपर के ऊपर बात करूंगा। आज का पेपर देखकर बहुत से CSS एस्पायरेंट्स घबराए हुए हैं और ये तासुर पाया जा रहा है कि आज का पेपर बहुत ही अनकन्वेंशनल था। इसमें कोई शक नहीं कि आज का पेपर अनकन्वेंशनल था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच अपनाई एग्जामिनर ने इस दफा। इसमें कई ऐसे टॉपिक्स थे जो एग्जामिनर पास पेपर्स में भी पूछ चुका है और उसी ट्रेंड को उसने इस दफा भी फॉलो किया। 2 सालों से हम देखते हैं इंग्लिश एसे में एग्जामिनर ने अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज किया है। आज से 2 साल कबल जो CSS एसे आते थे वो बहुत ही कन्वेंशनल होते थे, जिसमें कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स पूछे जाते थे, कुछ पाकिस्तान सेंट्रिक एसेस पूछे जाते थे और 2 या 3 लिटरेरी एसेस होते थे। 2022 में जो एसे का पेपर आया उसमें एग्जामिनर का टिल्ट इंटरनेशनल टॉपिक्स पे था। आपने देखा ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना और इसके साथ साथ इंटरनेशनल फूड सिस्टम्स, इस तरह के इंटरनेशनल इशू बेस्ड टॉपिक्स पूछे गए। और इस दफा बहुत से एस्पायरेंट्स का ये मानना था कि शायद एग्जामिनर का टिल्ट डोमेस्टिक इश्यूज पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस साल बहुत अहम डेवलपमेंट्स थी। अगर हम मईशत को देखें और सिक्योरिटी इश्यूज को देखें, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को देखें, तो इन सब चीज़ों को लेकर एक तासुर पाया जाता था कि शायद डोमेस्टिक टॉपिक्स पे इस दफा एग्जामिनर का टिल्ट होगा। लेकिन एग्जामिनर की तरफ से एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच अपनाई गई, जहां पर अपेरेंटली एग्जामिनर ने सब के सब टॉपिक्स लिटरेरी और फिलोसॉफिकल दे दिए। CSS एस्पायरेंट्स के लिए लिटरेरी और फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना कदरे मुश्किल होता है, क्योंकि मानना इनका यह होता है कि हमें इशू बेस्ड एसेस को अटेम्प्ट करना चाहिए, और मैं बजाते खुद भी इस चीज को सपोर्ट करता हूं कि हमें इशू बेस्ड टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, इनमें डेप्थ कम होती है। लेकिन जिस तरह का आज पेपर आया और ये समझा जा रहा है कि आज पूरे का पूरा पेपर लिटरेरी टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड था और स्टूडेंट्स को मुश्किल हुई इसको अटेम्प्ट करने में, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मैं इसके ऊपर अपना एनालिसिस देना चाहूंगा कि आज के 10 एसेज में से 4 से 5 एसेज ऐसे थे जो हमारे करंट इश्यूज, सोशल इश्यूज और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से चीजें हैं, उनके हवाले से थे। मेरा यह मानना है, और मैं जब भी CSS एस्पायरेंट्स को इंग्लिश एसे पढ़ाता हूं तो मैं उन्हें बताता हूं कि एग्जामिनर 10 से 12 डोमेन से बाहर पेपर नहीं देता। और इस दफा भी ऐसा हुआ कि एग्जामिनर ने उन्हीं डोमेन्स में से पेपर बनाया है। और अगर हम उन 10 इश्यूज को देखें तो जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उनको डिस्कस करें तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, वुमेन सेंट्रिक इश्यूज आते हैं, एजुकेशन से रेलेवेंट इश्यूज आते हैं, और उसके साथ साथ गवर्नेंस, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन। तो ये सब डोमेन्स, इनसे बाहर एग्जामिनर एसे को नहीं पूछता। और अब हम देखते हैं कि इन डोमेन्स में आज का पेपर कैसे एग्जामिनर ने पूछा है। अगर हम आज क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें, जो दूसरा एसे है, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। इस एसे को अगर हम देखें तो ये ऐसे पास्ट पेपर में भी पूछा गया है। वायलेंस इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ इनकॉम्पिटेंट। और ये ऐसे फिट बैठता है टेररिज्म सेंट्रिक इश्यूज के ऊपर, एक सोसाइटी में बढ़ते हुए एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलिज्म के ऊपर। तो इस ऐसे के अंदर हम इन चीजों को, इन एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया जाता है जब इंसान की इनकॉम्पिटेंस डोमिनेट करना शुरू हो जाती है रीजनिंग के ऊपर। और इसमें आप पाकिस्तान सेंट्रिक जितने मसाइल हैं, सोसाइटल लेवल पर आप देख लें कि जहां जहां वायलेंस फैलाया जाता है वहां वहां हमें लैक ऑफ रीजनिंग नजर आती है। तो ये लिंक्ड है हमारे सोशल इश्यूज से। इसके साथ साथ दूसरा ऐसे मैं डिस्कस आपसे करना चाहूंगा, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। ये एक बहुत सिंपल ऐसे है जो ऑनलाइन एजुकेशन के प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर है
कि ना सिर्फ वो कन्वीनियंट है बल्कि वो ज्यादा अफेक्टिव है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। तो हमें सबसे पहले तो उसके पर्क्स बताने थे कि ऑनलाइन क्लासरूम्स ना सिर्फ कन्वीनियंट कैसे बल्कि अफेक्टिव कैसे है अगर हम इनको ट्रेडिशनल क्लासरूम से कंपेयर करें। फिर हमने बताना था कि आज मसाइल क्या आ रहे हैं कि हम सही तरीके से डिजिटल एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाए और फिर हमें उसके सॉल्यूशन देने थे। तो ये तो एक सिंपल ऐसे था ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो हमें सबसे पहले इसमें बताना था कि किस तरह से आज दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। फिर हमें उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स बताने थे, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, साइबर अटैक्स हैं, प्राइवेसी हमारी हर्ट हो रही है, और उसके साथ हमें उसके सॉल्यूशंस बताने थे। तो ये 3 एसेज में से एक सोशल इशू के ऊपर है, एक ऑनलाइन एजुकेशन डोमेन के ऊपर है, और तीसरा टेक्नोलॉजी के ऊपर है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट, ये एक वही प्रोवर्ब है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगर आप इसको फिलोसॉफिकल टर्म्स में नहीं लिख सकते, अगर आपके पास नॉलेज इंटरनेशनल अफेयर्स का है, तो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस पे आप लिख सकते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशंस पे आप लिख सकते हैं। जहां जहां पाकिस्तान के दोस्तों ने पाकिस्तान की मुश्किल में मदद की, पाकिस्तान टर्की रिलेशंस पे लिख सकते हैं। तो इन एरियाज को आप कवर कर सकते हैं अगर आप फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स को नहीं डालना चाहते इस ऐसे में। तो ये भी एक बहुत सीधा सा ऐसे है। और आखिरी ऐसे जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो इस टाइम पर जिस पर डिबेट चल रही है, बॉयज विल बी बॉयज, तो ये ऐसे फेमिनिज्म के ऊपर है। हर साल एग्जामिनर फेमिनिज्म, वुमेन सेंट्रिक इश्यूज के ऊपर लाजमी सवाल पूछता है, और बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को तैयार करके नहीं जाते, और जो लोग तैयार करके जाते हैं वो बहुत ही लिमिटेड डोमेन में तैयार करके जाते हैं। तो बॉयज विल बी बॉयज का मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटीज और एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो पाई जाती है हम जैसे ममालिक में, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें, जो रेट्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैं उनमें, जहां पर मर्द की डोमिनेंस है, जहां मर्द एक औरत को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जहां पर हमें रेप केसेस देखने को मिलते हैं, ऑनर किलिंग्स देखने को मिलती हैं, और एक बुरे तरीके से औरत पिस रही है मर्द के हाथों, ये टॉपिक उसके ऊपर है। तो इन 4 टॉपिक्स को जनरली मैंने आपसे डिस्कस किया और आपको ये समझाने की कोशिश की कि एग्जामिनर ने अपेरेंटली एक अनकन्वेंशनल पेपर बनाया, लेकिन इस पेपर को जब हम थॉरली देखते हैं तो ये पेपर इतना मुश्किल नहीं था। ये पेपर अटेम्प्ट होने के और पास होने के काबिल था और है। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इन डेप्थ ऐसे को पढ़ा है, और उनके लिए इस तरह के टॉपिक्स को कोप अप करना आसान था, मुश्किल नहीं था। तो जब भी कभी भी ऐसा अनकन्वेंशनल पेपर आ जाए तो उसको अटेम्प्ट करने का तरीका है कि आप उनमें से किसी एक टॉपिक को पकड़ें और उसके ऊपर थॉरली सोचना शुरू करें और उसकी आउटलाइन बनाना शुरू करें। तो आपको आपकी डोमेन के मुताबिक, आपको आपके नॉलेज के मुताबिक उस ऐसे को डिकोड करना आ जाएगा। तो मैं फिर आखिर में यही बात कहूंगा कि एग्जामिनर 8 से 10 डोमेन्स पे हर साल सवाल पूछता है, और वो उससे नहीं हटता, और वो इस दफा भी नहीं हटा जिसमें एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज और फेमिनिज्म जैसे मसाइल को उसने पूछा। और ना सिर्फ इनको बल्कि एक ऐसे उसने इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज पे भी पूछा, जिसमें हम बात करते हैं नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। तो क्लाइमेट चेंज को कोप अप करने के लिए जो हम रिसाइकलिंग या 3R अप्रोच अपनाते हैं, उसमें से एक R रिसाइकलिंग का है। वो रिसाइकलिंग जो है वो हमेशा से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती। हमें किस तरह से ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए आसपास की पॉल्यूशन को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए। तो ये वो तमाम एसेज हैं जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स तैयार करके गए थे। थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को एग्जामिनर ने मैनिपुलेट किया, उनको मोल्ड किया, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स पैनिक कर गए, परेशान हो गए, और वो कुछ गलतियां करके आए हैं। यही वो चीज है जो आपको एक आम कैंडिडेट से डिफरेंशिएट करती है कि आपने कितना थॉरली एसे की प्रैक्टिस की है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में एसे के हर पर्सपेक्टिव को पढ़कर जाएं, उसके ऊपर थॉरली प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि
आपको एग्जाम में बैठकर मुश्किलात का सामना ना हो सके। बहुत शुक्रिया।